So we'll start chapter 3, that happens to be business organizations chapter of business commercial knowledge. इस चैप्टर के अंदर आपको वो अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताएंगे. एंड बिफोर वी गो ऑन टू दैट, लेट्स टेक समथिंग कॉल्ड, कुछ वर्ड्स हैं, BSE 30, NSE 30, सेंसेक्स, निफ्टी, ये वर्ड सुने हुए हैं? तो व्हाट सेंसेक्स इज व्हाट? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसिटिविटी इंडेक्स. आप बोलते हो ना सेंसेक्स ऊपर चढ़ गया, सेंसेक्स नीचे हो गया. मुझे एक सिंपल से सेंटेंस का जवाब दो. क्या सेंसेक्स का बढ़ना देश की पूरी इकोनॉमी की प्रगति का सूचक है? गलत. हाँ, अब मैं बता रहा हूं ना गलत क्यों है. सेंसेक्स इज a weighted moving average of selected 50 companies representing the organized sector, and that's only listed companies. So there are many unlisted very big businesses. For example, your Parle. अब कितना बिस्कुट खा रहा है देश वो पता ही नहीं चलता. तो ऐसा बोलना कि सेंसेक्स से पूरी इकोनॉमी कवर हो गई, थोड़ा सा अतिशयोक्ति है, थोड़ा ज्यादा है. बट हाँ, सेंसेक्स इंडिकेशन दे देगा आपको, बट सेंसेक्स अकेला, क्योंकि हमारे देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है मेरे बच्चे, वो तो स्टॉक मार्केट में दिखता ही नहीं है. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या? लेबर मार्केट, स्मॉल मार्केट, जिसकी सारी चीजें आज भी डीलिंग कैश वगैरह उधर हो रही है. हेलो. तो हमारा देश में इकोनॉमी दो सेक्टर में, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज. अनऑर्गेनाइज सेक्टर की काउंटिंग डायरेक्टली आपको दिखती ही नहीं है. तो आप ये बोलो कि सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर की, वो भी चुनिंदा 50 कंपनियों के बेस पे मैं देश के बारे में प्रेडिक्ट करने पूरा जाऊं, तो मेरा प्रेडिक्शन पूरा सही होने वाला नहीं है. लॉजिक क्लियर? ओके. आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजीज मिलेगी. BSE 30, NSE 30, निफ्टी 50, निफ्टी 100, BSE 50, BSE 100. ये 50, 100, 30 क्या है? ये 50 कंपनियों का वेटेड मूविंग एवरेज है. अब मैं BSE 30 बोलूं तो कितनी कंपनियां? 30. समझाइए. तो ये वेटेड मूविंग एवरेज में क्या करते हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने वाले सारे सेक्टर्स को पकड़ के बैठते हैं. और इसमें जो कंपनियां होती है वो रेगुलरली अपडेट भी होती है, बाहर और अंदर भी होती रहती है. समझाइए. तो वो कैसे होता है? नंबर वन, जैसे बैंकिंग के शेयर्स मिलेंगे आपको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में BSE 30 में. बैंकिंग, IT कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग, FMCG. FMCG समझते हो? फास्ट मूविंग कंज्यूमर. ये आटा, दाल, चावल, रवा, मैदा, बेसन, हल्दिया, सरफ, तेल, साबुन, ये सब जो रेगुलर चीजें. FMCG. उसके बाद आपको माइनिंग एंड मेटल्स, हेवी इंडस्ट्री. मतलब जो देश को चलाने के लिए सब चीजें चाहिए होती हैं, उन सब का एक रिप्रेजेंटेटिव कंपनी उसमें होता है, ताकि हमको एक प्रॉपर एस्टिमेशन मिल पाए. बोलो साहब, ये क्लियर? ओके. ये अब हमको कुछ वर्ड्स बताते हैं. जैसे ये क्या करेंगे, हर कंपनी की हिस्ट्री बताएंगे, मैनेजमेंट बताएंगे, उनके विजन, मिशन और कोर वैल्यूज क्या होते हैं. ये 3 वर्ड आपने सीखे होंगे चैप्टर 6 में. विजन, V फॉर विजन, V फॉर विचार. मैं चाहता क्या हूं फाइनली. विजन. मार्वल फैन विजन अलग ही सोचने लग जाते हैं. वो नहीं, वो वाला नहीं, नहीं 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 नहीं. मुझे मालूम है ना, मैं खुद पहले यही सोचता हूं. देखी क्या? देख ली? आपने देख ली? ये समझ में आ गया क्या कर रहा हूं मैं? अरे यार सर, मजे मत लो यार. हाँ ठीक है, ठीक है, देख लेना. सो यू स्टडी द विजन. विजन इज, बहुत सिंपल टर्म्स में, फ्यूचर PCMT फोकस. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, थ्योरी नहीं. फ्यूचर प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट एंड टेक्नोलॉजी फोकस. मेरा फ्यूचर में क्या करूंगा मैं. और मिशन इज प्रेजेंट PCMT फोकस, प्रेजेंट प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी फोकस. बराबर. और कोर वैल्यूज मतलब कुछ सिद्धांत है जिनको हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. जैसे आपने कल मेरे साथ नाबार्ड पढ़ा था, तो नाबार्ड में क्या था, नाबार्ड पूरा प्रॉफिट उठा के वापस रीडेवलपमेंट में लगा देगी. हाँ या ना? तो उसकी कोर वैल्यू है. मैं टाटा ग्रुप के बारे में आपको बोलता हूँ कि टाटा ग्रुप CSR दुनिया 2% करती, टाटा ग्रुप का CSR ऑलरेडी 16-17% है.
तो वो उनकी कोर वैल्यू है कि हमें तो सामाजिक भलाई करनी। फिर से बोलूं क्या? विजन, फिर से बोलूं क्या? फ्यूचर पीसीएमटी फोकस और विजन इज प्रेजेंट पीसीएमटी फोकस। ये याद रहेगा? ओके। प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। सोच के देखो ना एक मिनट जरा ठंडे दिमाग से, पूरा धंधा कवर कर लिया 4 शब्दों में। क्या प्रोडक्ट बनाऊंगा, किस कस्टमर को बेचूंगा, कौन सा मार्केट में काम करूंगा, और मार्केट में जो टेक्नोलॉजी होगी वो क्या होगी। चारों आ गए। आया ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही, वेरी गुड क्वेश्चन। बच्चे ने पूछा, आपने कहा कि बीएससी 30 और बीएससी 50 और एनएससी 30-50 में कंपनियां इन आउट होती रहती हैं। किस बेसिस पे होती? शेयर प्राइस पे नहीं, आपकी इकोनॉमी के शेप में जिन चीजों का वेटेज कम ज्यादा हो रहा है उस हिसाब से। जैसे पिछले 5-7 सालों में हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर की बहुत बढ़ोतरी हुई है और एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। सो नाउ द सेंसेक्स इज रिप्रेजेंटिंग मोर ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनीज रादर देन एग्री बेस्ड कंपनीज, ऐसा। और वो पीरियोडिक लेवल पर होता है, और बीएससी एनएससी की वेबसाइट पे होता है कि 30 में कौन कौन शामिल है। तो आपको बीएससी एनएससी की वेबसाइट देखना आना चाहिए, वो भी एक काम है। वो धीरे धीरे आप ग्रेजुएट हो गए उस चीज में। उसके बाद आप कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पिछले साल तक तो बहुत ही जानलेवा चैप्टर था, इसमें कंपनियों के टर्नओवर तक दे रखे थे, सब हटा दिए इस बार इन्होंने। दूसरी, एक कंपनियों को कौन कौन से अवार्ड कब कब कहाँ कहाँ मिले, एक वो गोल्डन पीकॉक आ गया होगा आपके क्वेश्चंस में, वो सब आ गए होंगे, मतलब वो तूफान गुजर गया है, चिंता मत करो, मेरे को मालूम है। तो वो अवार्ड्स की जो संख्या है ना, वो सब अब आपको छोड़नी है, बिकॉज इस चैप्टर के रिव्यू में मैं था उधर। तो मैंने बोला, मैंने एक बात बताओ, सबसे पहले तो एक वेबसाइट का नाम डालो सबकी, तो बच्चा घर पे अगर इंटरनेट देख के वेबसाइट 1.5 GB की अफीम को कभी ढंग से यूज करे वो, तो वो देखेगा तो सब वेबसाइट के नाम मिलेंगे आपको। मैंने बोला टर्नओवर हर साल चेंज होने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रोज घटते बढ़ते हैं, कैसे करोगे? तो बोले हाँ यार, ये तो हटाए वो। तो अब क्रिस्प है इन्फॉर्मेशन, बट अभी भी उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आपसे मुझसे एक्सपेक्ट करते कि हमें थोड़ा बहुत तो पता। ओके, तो सर वेटेज कितना है इस क्वेश्चन चैप्टर का? 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक। मेरा मेरा एक ईपीएल मुझे मालूम है पूरा इसी पे बेस निकल के आ गया था। आपने मुझे कितना कोसा मैं समझता हूँ, बट आप कभी, अब आप है ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे मेरे ईपीएल में हर बार कोई ना कोई चैप्टर मेजर हो जाता है, तो इस बहाने मैंने सारे चैप्टर पकड़ के मॉक बना दिए, तो आप सब में एक्सपर्ट होते जा रहे हो। तो ऐसा चलना है अपने को, सो डोंट वरी, एंड वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टू कवर दिस अप। ओके, तो मैं आपको क्या करूंगा, इस चैप्टर की शुरुआती कुछ टर्मिनोलॉजी जो वो कराता हूँ, फिर हम कंपनी टू कंपनी चलेंगे। एक वर्ड होता है एनालिस्ट, जो कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हैं, तो 3-4 प्रकार के एनालिस्ट होते हैं, और हम पढ़ेंगे इतनी कंपनियां, नाम देखो एक से बढ़कर एक इंडियन कंपनियों के, ये सब हमारा देश चलाने वाली कंपनियां हैं। सबसे पहले आजकल लगाना पड़ता है अडानी के आगे। अडानी, एशियन पेंट्स, एक्सिस, बजाज, भारती, भारत पेट्रोलियम, सिप्ला, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी, फ्लिपकार्ट, गेल, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडियन ऑयल, इन्फोसिस, आईटीसी, लार्सन टूब्रो, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, रिलायंस, स्टेट बैंक, टाटा सन्स, विप्रो, और अम्माजान, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल, गोल्डमैन सैक्स, एचपी, आईबीएम, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, नेस्ले, वॉलमार्ट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इसमें नहीं है। हाँ, पीएनजीसी नहीं होती, वो पीएनजी होती है, वो ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एम एम लिख रखा कुछ कंपनियों के सामने, है ना? वो एम है महारत्न। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के अंदर जब प्राइवेटाइजेशन करने गए तो भारत सरकार ने अपनी कई कंपनियों को बेचा, पर भारत सरकार ने समझदारी दिखाई कि जो कंपनियां लॉस कर रही हैं उनको बेचो, जिससे हम ऑलरेडी अभी कमा रहे हैं उनको क्यों बेचे। तो 3 कैटेगरी की कंपनियों को रोक लिया गया, मतलब
जो कंपनियां भारत सरकार ने अपने पास रखी उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न। चाहिए नोट करना है कहीं ये? The industries which were retained by government of India during privatization, the industries which were retained by government of India during privatization, the industries which were retained मतलब नहीं बेची, which were retained by government of India during privatization were categorized in 3 categories. जो जो बच्चे अभी क्लास अटेंड नहीं कर रहे ये सोच के कि मैं अपने घाव पढ़ूंगा, उनसे नहीं होगा ये सब कुछ। मैं बहुत परेशान रहता हूँ इस चीज से। कल 80 थे, आज 60-65 है यहाँ पे, फिर 15 सो रहे हैं संडे की नींद में। Were given in 3 categories, retained in 3 categories. Number 1, मिनी रत्न, मिनी रत्न। दूसरा नवरत्न एंड महारत्न। नवरत्न, मिनी रत्न एंड महारत्न। अब ये इनमें से वो नाम है नवरत्न पर उसमें 14 कंपनियां हैं, वो सब याद नहीं रखनी है। महारत्न है 10, 7 आपकी लिस्ट में है, तो आप इनके आगे सबके आगे MMM लिख दो। मतलब जब टाइम रहता है तो मैं बच्चों को बोलता हूँ घर से ढूंढ के लाओ महारत्न कितने हैं, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। बट अब हमारे पास समय नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया। इट वुड हैव बिकम अ स्मॉल असाइनमेंट फॉर द हाउस कि चलो कल ढूंढ के लाना है ऐसा। सो जस्ट टू सेव टाइम, ये 7 महारत्न है और टोटल 10 है। जो 3 हमारी इधर इस चैप्टर की लिस्ट में नहीं है, वो 3 कौन है? वो ये है। हाँ, भेलपुड़ी वाला भेल नहीं है ये। हाँ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। फिर सेल, ये समुद्र में सेल नहीं करना है आपको, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। और 10th है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नोट करके रख लो। अरे है ना ONGC महारत्न लिखा तो है काका, यो कहीं है ONGC 6ठे नंबर पे। नोटेड? हेलो, नोट हो गया? ओके, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। कंपनी क्या करती है, कितनी बड़ी है, कौन सा प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, ये सब जानकारी एनालिसिस के लिए जरूरी होती। तो मैंने एक ऐसा देखो हेडिंग बना रखा, वो बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस, प्रोस्पेक्ट, कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, इन सब के लिए एक सिंगल वर्ड हो सकता है, स्टेक होल्डर। हो सकता है ना? और आज कल हमारे पास क्या जानकारी इतनी है कि हमें एनालिसिस करना आना चाहिए। और जानकारी के जो टूल्स हैं वो भी कोई खरीदने नहीं पड़ते, इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। आज की तारीख में आपको अगर आप किसी भी वेबसाइट, BSE 30, BSE की वेबसाइट है, NSE की वेबसाइट है, आप उस पर जाके किसी भी कंपनी का सर्च कर सकते हो कि कंपनी का प्रमोटर कौन, कंपनी की शेयर होल्डिंग किसकी, किसके पास कितने % है, ये दिख जाता है बिना किसी के पेमेंट के। क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है, सेबी ने इनके ऊपर जिम्मेदारी दी है कि सारी जानकारी प्रस्तुत करो ताकि इन्वेस्टर सोच समझ के डिसीजन ले सके। तो एनालिसिस बहुत सारे होते हैं कंपनियों के।
तो चार प्रकार के एनालिस्ट होते हैं। बजट बनता है पहले, तो बजट एनालिस्ट करता है, पहले से बना के रखता है कि ये कंपनी का ऐसा होने वाला है। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होता है वो परफॉर्मेंस चेक करता है फाइनेंशियल। तुम और मेरे जैसे लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग, थर्ड कैटेगरी के काम के होते हैं। थर्ड कैटेगरी मतलब रैंकिंग नहीं है ये, अपन मैनेजमेंट एनालिस्ट होते हैं। क्योंकि हम लोग क्या है, आर्टिकलशिप में कंपनी का काम पैसा सब समझ पाते हैं, तो हम देख पाते हैं कि ये आदमी किस लेवल से कमिटेड और डेडिकेटेड है, उस हिसाब से क्या क्या होगा, कैसे होगा। सो ओवरऑल मैनेजमेंट देख सकते हैं हम लोग, जिसमें फाइनेंस भी आ गया, टेक्निकल, कमर्शियल, लीगल, ऑपरेशनल। हम FTCLO एक्सपर्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल, टेक्निकल, कमर्शियल, लीगल एंड ऑपरेशनल। फिर आता है मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, जो स्टॉक मार्केट की रिसर्च करते हैं। हेलो, ये फाइनेंशियल एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं अपने, इक्विटी रेटिंग एनालिस्ट, ये MBA फाइनेंस होते हैं, IIMs होते हैं, CAs भी होते हैं। CA ऐसा नहीं है कि CA नहीं कर सकता, बट CA करता है, पर CA का फिर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए उस फाइनेंशियल एनालिसिस में। ऐसा पोस्ट CA एक डिग्री होती है, समथिंग कॉल्ड चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CFA। वो इन चीजों में एक्सपर्ट बनते हैं। फिर वो स्टॉक मार्केट का ट्रेंड देखना, अलग अलग थ्योरीज और मॉडल्स लगा के ट्रेडिंग के देखना कि क्या हो सकता है। सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। तो ये चार प्रकार के लोग होते हैं। इसमें छोटे छोटे अपने हाथों को कष्ट दीजिएगा, इसमें मार्किंग करके रखना आप। मैं कई चीजों की मार्किंग बता रहा हूँ, वहां MCQ लिखते जाना। जैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट के अनेकों नाम है। सिक्योरिटी एनालिस्ट क्वेश्चन आया था। अच्छा, ये नहीं रहेगा, सुनो, मैंने जो भी है सब संभव कवर किया है मेरे EPL टेस्ट्स में, आप चिंता मत करो। मैं सिर्फ बताता जा रहा हूँ, मतलब आपको पिछले कुछ दिनों में रियलाइज हो रहा होगा कि जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाते हो, आपके मन में आता था, अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ बैठा है, इसका ये आंसर बैठा है। सिक्योरिटी एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट और रेटिंग एनालिस्ट, ये फाइनेंशियल एनालिस्ट के अलग अलग नाम। इनका काम क्या होता है, देखो नीचे येलो हाईलाइटेड लाइन है दो। सर, फाइनेंशियल एनालिस्ट researches macroeconomic and microeconomic conditions along with company fundamentals to make business sector and industry related recommendation. They also often recommend course of action as to buy or sell a company stock based on its overall current and predicted strength. जैसे कॉमन सेंस तुम अभी भी लगा सकते हो। अभी सर्दी आ रही है ना, अब AC और फ्रिज बनाने वाली कंपनी के शेयर खरीदने का टाइम है, क्योंकि अभी प्रोडक्शन चल रहा है। बिकेगा कब से? मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो अभी खरीदोगे, अबे शेयर, शेयर सस्ते। AC नहीं खरीदना है अभी, AC सस्ता मिलेगा, लेकिन AC 1 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का मिलेगा। एनर्जी एफिशिएंसी अगले मॉडल में बढ़ के आएगी। पुराना स्टॉक क्लियर करने के लिए दुकानदारों के प्रलोभन में न फंसे। जैसे मैंने, एनालिसिस क्या होती है कि जब चॉकलेट कंपनी की चॉकलेट ज्यादा बिके तो टूथपेस्ट कंपनी के शेयर खरीदो। दांत खराब होंगे, डॉक्टर पहला काम क्या करेगा? 2 बार ब्रश। समझा? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो देखो, ये होती है एनालिसिस, कि मैं डॉट्स को कनेक्ट कर पाता हूं। जैसे इंडिया में आप कभी भी देख लेना, ये मैंने पिछले 15 साल से ऑब्जर्व करा है, इंडिया का सेकेंड हाफ प्रॉस्परस है ऑलवेज। February to जून में ज्यादा कुछ नहीं करते हम लोग। जुलाई ऑनवर्ड्स हमारे यहाँ एक तो त्योहार, दूसरा मॉनसून के बाद फसल, दिवाली पे। अब फसल निकल रही है, फसल के दाम आ रहे हैं, किसानों के हाथ में पैसा जा रहा है, किसान खर्चा करेंगे। सो यू ऑलवेज ऑब्जर्व जुलाई अगस्त टू जनवरी वी आर मोर प्रॉस्परस एज कंपेयर टू जनवरी टू जून। और उधर त्योहार भी कम है। आफ्टर संक्रांति यू ओनली हैव अ होली एंड शिवरात्रि, देन अप्रैल में नॉट मच ऑफ इट, एंड देन जून जुलाई ऑनवर्ड्स अगेन यू स्टार्ट। अच्छा, स्कूल स्टार्ट इन जुलाई, इकोनॉमी मूव होती है ना पूरी। 10 करोड़ बच्चे जब 3 जोड़ी यूनिफॉर्म खरीदते तो 30 करोड़ यूनिफॉर्म बिकती है। 30 करोड़ जूते की जोड़ियां बिकती हैं। 90 करोड़ पेंसिल बिकती है, 3 पेंसिल पर बच्चा अगर गिन लो तो। नहीं, एक पैकेट तो लेते ही बच्चे।
नाउ इमेजिन द लेवल ऑफ थिंग्स विच वर्क. समझदार आदमी होगा तो बोलेगा खरीदने का टाइम जनवरी फरवरी मार्च, और फिर उधर. अब जैसे कोल्ड ड्रिंक कंपनी के शेयर अभी लो, अभी वुलन कंपनी के शेयर्स मत खरीदो, मोंटे कार्लो के मत खरीदो, क्योंकि एक तो स्वेटर भी महंगे, शेयर भी प्राइस ऊपर होगा, क्योंकि अभी उसके कमाने का टाइम है. तो ये जब हम सारी चीजों को कनेक्ट करना चालू कर देते, ये तो मैं सिंपल बता रहा हूं आपको, इसी को ये लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं सब चीजों को, फिर वो डिसीजन लेते हैं ये करना चाहिए. फ्री में डिसीजन आता नहीं, पैसे लेते हैं ये लोग, बिना पैसे ऐसे कैसे सलाह मिल जाए. ठीक है, हम मैनेजमेंट एनालिस्ट होते हैं जो अच्छे से कर लेते हैं चीजों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. नेक्स्ट वाला वही है FTCLO. हम लोग मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी कहलाते हैं. मैनेजमेंट एनालिसिस क्या कहलाते हैं, और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स. ये भी MCQ, ऐसा MCQ लिखते जाना सब जगह. ठीक है, अब नीचे आते हैं. हर कंपनी के बारे में आपसे कुछ बातें करने वाले हैं. सो दे विल नॉट गिव यू होल इंफॉर्मेशन, बट दे विल, ध्यान से देखना वर्ड, दे विल, मतलब समुद्र की कुछ बूंदें आपको दिखाई जाएंगी या महसूस करवाई जाएंगी, सेंसिटाइज. और कुछ एक जनरल वर्ड्स हैं, जैसे मैं इंडस्ट्री, कॉरपोरेशन, कंपनी, सेक्टर, फर्म, हम सब इंटरचेंजेबल यूज करते हैं. जैसे नाटा अकेडमी इज अ पार्ट ऑफ द कोचिंग इंडस्ट्री, सो वी आर अ फर्म, वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन, वी आर अ पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री, वी आर अ पार्ट ऑफ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर. तो ये कुछ ओवरलैपिंग टर्मिनोलॉजीज को उन्होंने क्लियर किया है. यहाँ पे ग्रीन हाईलाइटेड पोर्शन को पढ़ो, येलो वाले को पढ़ो. देखो, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, कॉर्पोरेशन एंड सेक्टर, ये मिक्सअप होता है. कंपनी, कॉर्पोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन इज सेम. कंपनी, कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन इज सेम. इंडस्ट्री एंड सेक्टर कैन बी यूज्ड. हम कोचिंग इंडस्ट्री का पार्ट है ना, हम एजुकेशन सेक्टर का पार्ट है. ऑल कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल, all companies working in real estate business together are called real estate industry or real estate sector. अब निफ्टी 50 क्या है? इट्स अ बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स. स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स पढ़ा है? क्या होता है इंडेक्स? मूवमेंट कोई बताता है? तो उस इंडेक्स के अंदर क्या क्या शामिल होता है वो ये लोग डिसाइड करते हैं. सो इट्स अ वेटेड मूविंग एवरेज. Weighted average of 50 largest Indian companies listed on NSE. Just like a thermometer indicates your body temperature, Nifty 50 indicates the performance of top 50 largest companies. Hello. फिर नीचे देखो आपको ये मिलेगा. Further, you would observe that these companies are from different sector and industries: coal, IT, export import, natural resource, petroleum, banking industry, e-commerce, etc. Hello. हमसे वो एक्सपेक्ट करते कि हमें इनकी बेसिक बेसिक जानकारी हो. आप एक्सपर्ट नॉलेज तो क्या कोई भी नहीं ले सकता इतनी कंपनियों का एक साथ, तो आपको पता होना चाहिए. इससे सिखाने की कोशिश करें कि तुम अप्रोच जब करो किसी कंपनी को, किसी के बारे में सोचो, तो तुम्हारा एक फ्रेमवर्क हो दिमाग में. अच्छा, कंपनी का मैनेजमेंट देखना चाहिए, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहिए, कंपनी के बिजनेसेस देखना चाहिए, फिर डिसीजन लेना चाहिए कि कंपनी कैसी है. क्लियर? हाँ. CBSE है, अभी तक तो नहीं है. जिस प्रकार से हरकतें चल रही हैं आएगा. ये मेरे पहले 5 साल 7 साल पहले के बोले हुए शब्द हैं क्लासेस के अंदर. इस देश के अंदर दो चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है. एक तो रियल एस्टेट. हर कोई एरा गेरा नत्थु गेरा ब्रोकर बन के टाइम पास मार देता है और आदमी की जमा पूंजी की बैंड बजा देता है. उस पे काम हो चुका है, और मोदी जी ने नहीं, मनमोहन जी ने ही कर लिया था. कानून लाए थे रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट. आज कहाँ रेरा? आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपको ब्रोशर वगैरह पे स्विमिंग पूल और क्लब हाउस दिखा के बाद में कुछ नहीं देती हैं, अब उनके ऊपर केस होते हैं आजकल. और अब प्रोजेक्ट शुरू ही तब होता जब आप रेरा से अप्रूव करवाओ. आजकल आप देखना, कभी भी बिल्डिंग बिल्डिंग की ऐड आएगी ना, नीचे लिखेंगे रेरा नंबर, रेरा अप्रूवल नंबर सो एंड सो. उसके बगैर प्रोजेक्ट ही नहीं चालू करने देती सरकार. दूसरा है कोचिंग इंडस्ट्री. अब कोचिंग इंडस्ट्री में क्या है कि जो, जैसे मैं सीए हूं और मैं सीए के बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मेक सेंस, बट हर कोई उठ के यूट्यूब पे कोचिंग वाला बन गया है.
नहीं, देर आर engineers teaching to CA students. सो चैलेंज क्या होता है कि कई बार आप उस पेन को समझ ही नहीं पा रहे हो. सो यस, कोटा इतना बड़ा हो चुका है. लॉकडाउन के पहले कोटा ने 1,000 करोड़ का GST दिया था, अकेले कोटा ने. अगर 1,000 करोड़ 18% है तो रेवेन्यू कितना है? अराउंड 6,500 करोड़. 6,500 का रेवेन्यू ट्यूशन पढ़ा के. है अभी अभी टाइम है उसमें, मतलब देयर देयर शुड बी एक्चुअली. सी फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आस्क मी ना, स्कूल कोचिंग is basically something where your education system has been inefficient, therefore a coaching is developed. और उससे सबसे बड़ा नेशनल लॉस क्या हुआ पता है? स्कूल कोचिंग में हमारे बच्चों का बचपन चला गया यार. स्कूल से आके ट्यूशन जाते हैं, खेलते कूदते नहीं है. मतलब मैं आपके मम्मा पापा आपको बोलते होंगे, मैं खुद बोलता हूँ, हम लोग जितना रोज खेले तुम खेल ही नहीं पाते हो, चाहकर भी नहीं. एक वो वाला प्रॉब्लम, और दूसरा एक गवर्नमेंट लेवल पे एक चैलेंज और है. You don't have access to playgrounds easily. It has become a special assignment to go and play. प्रॉब्लम है ना, मैं तो गली में ही खेला हूं, पर गली में ना इतना ट्रैफिक था ना इतनी सेफ्टी इश्यूज थे. हम तो गली में ही खेले, आपके पेरेंट्स भी गली में ही खेले के बड़े हुए हैं, और मैदान मैदान पे खेलने चले जाते. तो मतलब आसपास जगह थी खूब. अभी समस्या ये है कि बच्चा खेलने भी उतरे तो उसके लिए एक असाइनमेंट है खेलना. मैदान बचे नहीं हैं तो बहुत दूर हैं, सुविधाएं हैं नहीं, समय की समस्या है. दिस इज अ लार्जर इशू. तो कंपनी क्या क्या करती है, तो अब हमसे जब ये 3-4 क्वेश्चंस पूछते हैं तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ वो क्या. जनरली आपको 2-3 बातों पर टच करेंगे. हाँ, क्या करती है कंपनी, उसका विजन मिशन क्या है, कंपनी की हिस्ट्री में से MCQ बनते हैं, कोर मैनेजमेंट टीम के नहीं बनेंगे. और पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस. पोर्टफोलियो वर्ड का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो मींस कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स टुगेदर, बहुत सारी चीजें एक साथ. जैसे मैंने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट मैंने FD में किया है, म्यूचुअल फंड में किया है, सोना चांदी में किया है, रियल एस्टेट में किया है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है. मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, बराबर. तो ये चीज, एक छोटा सा इंडिया के बारे में ये समझ लो. हमारा देश 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है. एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे 52% जनसंख्या इन्वॉल्व है, और GDP में कंट्रीब्यूशन 15 से 16% है. इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे 24% लोग इन्वॉल्व हैं, और कंट्रीब्यूशन भी 24-25, मतलब इंडस्ट्री बैलेंस्ड है हमारा. सर्विस सेक्टर में जिसका पार्ट हूं, 24% लोग काम कर रहे हो, देश के 60% GDP को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो अब सुन के ऐसा पता चलता है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है ना हमारा थोड़ा सा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा लोग कम काम कर रहे हैं. अब क्यों है ऐसा? आप एग्रीकल्चर में ज्यादा मशीनें ले आओगे तो पॉपुलेशन बेरोजगार हो जाएगी, तो हम उनको पुराने मेथड से एग्रीकल्चर कराते हैं ताकि वो बिजी रहें, और हाँ एम्प्लॉयड रहें. और एग्रीकल्चर एक ऐसा होमोजीनियस मैटर है कि दुनिया भर में उसकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं हो पाती. मतलब मैं गेहूं बेचूं तो ऑस्ट्रेलिया भी बेचता है, श्रीलंका भी बेचता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब बेचते हैं. सो आई डोंट गेट एनी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन एग्रीकल्चर फॉर एक्सपोर्ट्स. खाना तो चाहिए. हमारे देश में जो काम 52% जनसंख्या करती है, इससे ज्यादा आउटपुट ऑस्ट्रेलिया 4% पॉपुलेशन के साथ निकाल देता है. पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी, जितने हमारे हर साल पैदा होते हैं. हाँ, ये तो मैं बता चुका हूं क्लास में. जितने हर साल पैदा होते हैं वो टोटल पॉपुलेशन का मात्र 4% एग्रीकल्चर में है, और वो आउटपुट इंडिया से ज्यादा जनरेट कर देते हैं.
दे यूज टेक्नोलॉजी। आज की तारीख में ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल है। मैं मेरे फोन पे यहाँ बैठे बैठे, इंदौर में बैठे बैठे, ऑस्ट्रेलिया में अगर मेरा कोई फार्म है, वहां की मोटर चालू बंद कर सकता हूँ, कब पानी कितना देना है। इट्स नॉट फिक्शन, इट्स अ रियलिटी नाउ। वहां ये तो अच्छा, मोटर चालू बंद करने का सिस्टम तो हमारे गांव तक पहुंच गया है। पहले बेचारे 4 बजे उठ के जाते थे मोटर चालू करने, आजकल मोबाइल से मिस कॉल मारते मोटर चालू, मिस कॉल मारते मोटर बंद, और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट फोन कीपैड वाले से। हाँ, चालू है, सिस्टम अवेलेबल है। अगर आपके परिवार जानकारी में नहीं है तो ध्यान रखे, बाहर की दुकानों पे ऐसे ही मिल रहा है वो पूरा सिस्टम। अब इतना तो कर दिया है, और आगे बढ़ाने की बात है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऐसा है, इसलिए आपको सर्विस सेक्टर प्राइमरी मिलेगा कहां पर, सेंसेक्स में भी। अब एक दो मैगजीन होती दुनिया में, फोर्ब्स मैगजीन और फॉर्चून 500 रैंकिंग। ये एक मैगजीन है जो दुनिया भर का डेटा इकट्ठा करके बताती है कौन अमीर है कौन गरीब है। तो अभी अडानी साहब दुनिया में नंबर 2 पर आ गए शायद, अब फिर थर्ड हो गए। हाँ, तो ये रोज चलता रहता है इनका। इसमें रोज पैसे कम ज्यादा हो रहे हैं इनके घर से, रोज अटैचियां आ रही हैं जा रही हैं, ट्रक भरा रहे हैं, ट्रक खाली हो रहे हैं नोटों के, या ये नोशनल कैलकुलेशन है। ये याद रखना, 18 की उम्र से ये सब नोशनल कैलकुलेशन है, सब बेवकूफी है। कभी भी इतने पैसे कैश होके आपके सामने आने ही नहीं वाले। क्योंकि एक बात बताओ, चलो मुकेश अंबानी बहुत अमीर है, आज मुकेश अंबानी अपनी पूरी रिलायंस के शेयर बेच दे, तो रिलायंस की वैल्यू वो रहेगी क्या बिना अंबानी के जो आज है? तो फिर तो ये रोज का कैलकुलेशन ऊंचा नीचा होता है, ये सब नोशनल कैलकुलेशन है, किसी के जेब से कम ज्यादा नहीं हो रहे पैसे। मेरे पास जो शेयर 10 साल पहले पड़े थे वो तो 300 रुपए के खरीदे हुए हैं, है नहीं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हाँ, ये तो बोले हाँ रईस आदमी, 300 शेयर है, तो मैंने तो जिस भाव में खरीदे थे तब में और अभी में बहुत अंतर है। अब रोज ऊंचे नीचे होने से मैं अपना ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा क्यों करूं? समझा क्या? तो ये मैगजीन्स ये सारी डिटेल निकाल के देती हैं, और आपको क्या क्या बातों पे ध्यान देना रहता है बिजनेस एनवायरनमेंट। फटाफट जरा हाईलाइटेड आइटम्स देख लो, सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ो। पॉजिटिव नेगेटिव बिजनेस इवेंट्स, गवर्नमेंट इकोनॉमिक सोशल पॉलिसी, परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, इकोनॉमिक कंडीशन इंडिकेटर्स, स्टॉक मार्केट मूवमेंट, मर्जर एक्विजिशंस, किसने किसको खरीद लिया, कंपनीज गोइंग ग्लोबल थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ओपनिंग सब्सिडरी कंपनीज। अभी ट्विटर को किसने खरीदा और उसका लिस्टेड रखा है या अनलिस्ट कर दिया है? अब वो अपने हिसाब से चला रहा है, क्योंकि वो अनलिस्ट कर दिया तो अब उसको शेयर होल्डर्स को जवाब, अब मेरी मर्जी, मेरे घर की खेती है। उन्हें थोड़े दिन पहले मेल भेजा थर्सडे नाइट को, 2 दिन पहले ही, देर तक काम करना पड़ेगा, जिसको करना करो, रुको नहीं तो निकलो, सीधा। उसकी कंपनी जैसे वो चाहे वो चलाए। ओके, एडवर्टाइजमेंट, ट्रेड टेंडर्स, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को तो उसका शेयर प्राइस गिरना चाहिए बढ़ना चाहिए? समझदारी हम सबको डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है। अब कुछ एक वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा सुने सुनाए गए हैं और उनमें कंफ्यूजन होते हैं। बच्चे बोलते हैं ये सीईओ, एमडी, चेयरमैन, सीएफओ, सीटीओ, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, इन सब शब्दों को बच्चे सुन के एग्जैक्टली कौन क्या है इसमें कंफ्यूजन होता है। आई मस्ट अप्रिशिएट मॉड्यूल ने इस पे भी काम करके आपके लिए चीज रखी, ये छोटा सा इन्होंने बनाया। चेयरमैन वो होता है जिसके पास गद्दी होती है, तो गद्दी आती है शेयर होल्डिंग से। आई एम द चेयरमैन। जो गद्दी पे बैठेगा वो नियम बना सकता है, और जो गद्दी पे नया आएगा वो नियम बदल भी सकता है। चेयरमैन। रिलायंस ग्रुप में चेयरमैन कौन? मुकेश अंबानी जी, बराबर। ओके। रोज डे टू डे सारी एंट्रियां वेंट्रियां यही देखते हैं या टीम रखी नीचे? इतना बड़ा सेटअप अकेला कैसे चलाएगा आदमी? चेयरमैन वो होता है। अब चेयरमैन के नीचे होता है सीईओ। अच्छा, ये सब सी वगैरह वर्ड सुनाना चालू करूं, चीफ सेक्रेटरी या चीफ ऑफिसर, उसके पहले एक बेसिक चीज बता दूं मैं आपको। हम 2 प्रकार की इंग्लिश में फंसे हुए हैं।
ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश होती है जिसके अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, चेयरमैन जैसे शब्द यूज होते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश चेयरमैन एमडी वर्ड यूज नहीं करती, सी वर्ड यूज करती, तो COO, CEO, CFO। तो बेसिकली बातें सेम है, लेकिन वो अमेरिकन है तो वो अपने हिसाब से ही चलते हैं। तो CEO, CFO बोले तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ब्रिटिश इंग्लिश में ही होगा डायरेक्टर फाइनेंस। COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तो उधर होगा डायरेक्टर ऑपरेशंस। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब ये क्या करते हैं, ये बेसिकली दो कैटेगरी होनी चाहिए थी सेपरेट। बच्चे क्या चाहते हैं, एक बार क्लियरली ऐसी कोई टेबल बना के दे दो ना कि ये ब्रिटिश के हिसाब से, ये इसके हिसाब से, तो हमारी लाइफ आसान हो जाए। कितना अच्छा होता अगर ये पॉसिबल होता, क्योंकि हर कंपनी अपने हिसाब से ये डेजिग्नेशन यूज करती है, तो इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, ये याद रखना एक चीज। दूसरा, जब ये लोग काम करते हैं तो गवर्नमेंट कंपनी अपने हिसाब से नाम रखती हैं, प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से नाम रखती है, मल्टीनेशनल्स अपने हिसाब से। अब जैसे तुम और मैं कॉमन सेंस से चलें तो प्रेसिडेंट मतलब सबसे बड़ा आदमी, और वाइस प्रेसिडेंट मतलब सेकंड। अब पता है इन लोग ने क्या करा, अमेरिकन कंपनी ने, जो ऑफशोर अकाउंटिंग वाली कंपनियां होती हैं जो KPO BPO आउटसोर्सिंग में काम करती हैं, तो वहां एक नहीं, दो नहीं, 1,500 वाइस प्रेसिडेंट मिलेंगे आपको। कैसे कैसे मैं बताता हूं। एक होगा VP सेल्स, वाइस प्रेसिडेंट, खत्म नहीं हो रहा, रुको अभी तो प्याज का पहला छिलका है। VP सेल्स, फिर VP एशिया पैसिफिक, VP यूरोप, VP अमेरिका, VP साउथ ईस्ट एशिया, फिर VP एशिया के अंदर VP इंडिया, VP पाकिस्तान, ऐसे अलग अलग। ठीक है, फिर इस VP इंडिया के अंदर VP नॉर्थ, VP ईस्ट, VP साउथ, VP वेस्ट, VP सेंट्रल। फिर मैं सेंट्रल में अगर आ गया तो VP सेंट्रल, VP मध्य प्रदेश, VP मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और मध्य प्रदेश के अंदर VP इंदौर, और VP इंदौर के अंदर VP छावनी, VP पलासिया, VP देवास। तो कुल मिला के सुनो, ये डेजिग्नेशन से आपको उसकी पोजीशन पता नहीं चलेगी। समझ गए? अंग्रेजी में गोल घुमा के अच्छा अच्छा बोलने से पोजीशन चेंज नहीं होती। नाउअडेज यू नो आई एम द फ्रंट डेस्क मैनेजर इन द कंपनी। वाओ, क्या रिसेप्शनिस्ट। फ्रंट डेस्क मैनेजर वही तो होता है। तो डेकोरेटेड इंग्लिश में बढ़िया बोल दो आप, ठीक है। पर इन्होंने उसको क्लैरिटी देने की कोशिश करी। देखो, द पर्सन हु ओन्स मेजर पोर्शन इज चेयरमैन, CEO लीडर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। MD और CMD ये सिमिलर है। MD ब्रिटिश वाला है, CMD अमेरिकन वाला है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट होते हैं। अब वो देखो लास्ट लाइन पढ़ो उसकी आप, मैनेजिंग डायरेक्टर में एक्ट एज CEO एंड समटाइम द सेम पर्सन में एक्ट एज बोथ CEO एंड, ये ओवरलैप चालू यहां से अब। हाँ, मतलब वो मिक्सअप करते ही हैं। जैसे मैं रिक्रूटमेंट्स में हेल्प करता हूँ बच्चों को, चारों बिग फोर में बच्चे जाते हैं। एक बिग फोर में जब आप एंट्री लेते हो तो आप असिस्टेंट मैनेजर होते हो। सुनना, डे 1 से आपका डेजिग्नेशन क्या है? असिस्टेंट मैनेजर। दूसरी कंपनी में जब आप अपॉइंट होते हो तो आपको पहले दिन बोलते हो वो एसोसिएट। अब आपको अगर मैं सिर्फ दोनों शब्दों को बताऊं बिना सैलरी के, तो आपको बड़ा लग रहा है असिस्टेंट मैनेजर, और एसोसिएट छोटा लग रहा है। एसोसिएट की सैलरी दूसरी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर से लाख रुपए ज्यादा है। फिर एक जगह आता है L1 ट्रेनिंग। अब आप बोलते हैं तो बच्चा है, इसकी सैलरी इन दोनों से ज्यादा है। कारण सिंपल है, हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सिस्टम बनाया हुआ है और वो स्टैंडर्डाइज्ड
इसलिए आप इन डेजिग्नेशंस पे कभी नहीं जाने का। जब भी हम जॉब करने जाते हैं ना, पहला क्वेश्चन ये पूछने का, व्हाट विल आई बी डूइंग ऑन अ डे टू डे बेसिस इन माय जॉब, या हाउ विल बी माय डेली ऑपरेशंस इन माय जॉब, एक्सप्लेन मी दैट। हाउ विल आई बी हैविंग अ रेगुलर डे इन ऑफिस, एक्सप्लेन मी दैट। समझा? अब जैसे इनसे डायरेक्टर है, ही रिपोर्ट्स टू द सीईओ, हाउएवर इन गवर्नमेंट कंपनी इवन अ डायरेक्टर में एक्ट है, तो आपको समझ में आ गया कि इसको आप रट नहीं सकते। सीएफओ, हाँ, डायरेक्टर फाइनेंस और सीएफओ फाइनेंशियल ऑफिसर, मतलब ये आप और मेरे जैसे लोग सबसे ज्यादा बनते हैं कंपनियों में जाके, पूरा ऑपरेशंस पे नजर रहती है अपनी। बोलो साहब, क्लियर? ये जनरल बातें थी। अब हम आ रहे हैं कंपनीज पर, ठीक है? अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप मेरे साथ वो समरी वर्जन को सामने रखें। एक चीज ध्यान रखना, हाँ, समरी वर्जन भी रखो, मॉड्यूल भी रखो, दोनों है। अभी सुनो, हर जगह चैप्टर्स के बीच बीच में इन्होंने कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन बबल बनाया हुआ है। मैंने इंफॉर्मेशन बबल के जितने भी पॉइंट्स है वो भी कैप्चर कर लिए हैं आपके इसमें। तो अब अगर आप उस पीडीएफ को देखोगे, तो पीडीएफ देखो, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं आपको। नेम ऑफ कंपनी, स्क्रीन पे ध्यान रहे सबका। सर, नेम ऑफ कंपनी, उसके जो भी मेन मेन फीचर्स है और मेन मेन की पॉइंट्स है मैंने वहां डाल दिए। उसका इनकॉर्पोरेशन ईयर, हेडक्वार्टर, चेयरमैन, प्रेजेंट हेड मतलब एमडी, सीईओ, सीएफओ, और फोर्ब्स की रैंकिंग। दो रैंकिंग है, पब्लिक कॉर्पोरेशन और वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट। पहले दूसरी भी थी बहुत सारी, वो सब हटा दी उन्होंने, अब सिर्फ फोर्ब्स रैंकिंग रखी है दो कैटेगरी में। आप कितने बड़े हो और आप कितने अच्छे एम्प्लॉयर हो, दैट्स इट। ठीक है? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है फोर्ब्स रैंकिंग रट के रखना, नहीं। जनरली 1 से लेके 4 तक की याद हो वो काफी है, क्योंकि देखो ये टेस्ट ऑफ मेमोरी नहीं है, ये टेस्ट ऑफ नॉलेज है। अब वो आपको बोलते सन 1890 में इस कंपनी का टर्नओवर क्या था, तो एक ऑप्शन देना चाहिए, अपने दादाजी से जाके पूछ ले ऊपर। ऑप्शन भी दे फिर, अब दादाजी से पूछ ले ऊपर जाके। हाँ यार, मतलब ये तो सीधा सीधा, मतलब सीधे बोलो ना, नहीं नहीं करवाना हमसे क्वेश्चन। फिर मन में गाना आता है इंस्टीट्यूट के प्रति, तू तो साड़ी केयर नहीं करता, मैं तेरे पीछे पीछे आन दिया, इतना मॉड्यूल पढ़ दिया, तू मैनू ऑप्शन ही नहीं देंदा। वो परेशानी हो जाएगी फिर तो। सो ऐसा नहीं, मतलब सी, दे डोंट टीज यू। मैं आपको बताऊं, जितने क्वेश्चंस, एक तो क्या ना, इस चैप्टर का जबरदस्ती हवा बनाया जाता है, पहली बात। दूसरा, ये जरूरत है नहीं इतनी, 2-3 क्वेश्चन होते हैं और वो जनरली टॉप क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, उतना हमको याद हो जाता है। जैसे अगर आपको मैं बोलूं जेफ बीजोस अभी अमेजोन के चेयरमैन है क्या? नहीं है, उतर गए, सीईओ नहीं है अमेजोन के वो। अब एंडी जैसी है, एनडी जैसी अपडेटेड है, आप चिंता मत करो, है उधर। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन है प्राइवेट लेवल पे? वॉलमार्ट। रिलायंस ग्रुप का चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी। इन्फोसिस का चेयरमैन कौन है? नहीं है नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी है। अब जैसे एक बार क्वेश्चन उन्होंने पूछा, 7 इंजीनियर्स ने मिलकर पूना में कौन सी कंपनी चालू करी थी? इन्फोसिस चालू करी, जो अब बैंगलोर है। सिम्बाइसिस नहीं, इन्फोसिस। सो ये ऐसे ऐसी चीजें हमको करते करते याद हो जाएंगी। जैसे एयरटेल का विजन मिशन स्टेटमेंट में है कि विनिंग कस्टमर्स फॉर लाइफ। रिलायंस का स्टेटमेंट है ग्रोथ इज लाइफ। तो इसे छोटे छोटे सेंटेंसेस, वो आप एक आध दो क्वेश्चन देखोगे याद हो जाएंगे, बट बाकी आप सोचो कि मैं चिट्टी रोबो की तरह यूं यूं करके पूरा याद कर लूं, वो हो नहीं पाएगा। कुछ अच्छे शॉर्ट फॉर्म्स, अच्छी चीजें वो होंगी। आओ, आज हम मेरे ख्याल से अगर हम 4-5 कंपनियां कवर कर पाएंगे, फिर बाकी अगले लेक्चर में होंगी। मतलब मेरे ख्याल से 2 या 3 लेक्चर आज के बाद और लगेंगे, ताकि हम इन सबके साथ न्याय कर सकें। अब आपको क्या करना होगा, एग्जाम ओरिएंटेड सब कुछ इस पीडीएफ में है, ऐसा बोल के मैं फंसना नहीं चाहता।
बाद में मुझे ट्रोल करोगे इसने पढ़ाया ही नहीं हमको। आपके पास अभी एज ऑफ नाउ थोड़ा समय है, तो मैं आज आपको जितनी कंपनियों के बारे में बताऊंगा, मैं रोज आपको बोलूंगा ये 5 कंपनी घर से पढ़ के आना अगले 3-4 दिन तक। बस 5-6 कंपनी रोज दूंगा, और हर कंपनी नॉट मोर देन 1 पेज है, कभी भी उठा के देख लो आप, पूरा चैप्टर उठा के देख लो, हर कंपनी 1 पेज है। और 1 पेज में भी नीचे जो अवार्ड और रैंकिंग है वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ कंपनी की हिस्ट्री, उसका पोर्टफोलियो। मतलब आपको हार्डली एक कंपनी पढ़ने में 5 से 7 मिनट लगने हैं। मैंने पढ़ने को बोल रहा हूँ, रटने और याद करने को। सो जस्ट रीड थ्रू वंस, दैट वुड बी इनफ। ओके, सबसे पहले आती द अडानी, द लगाना पड़ता है ना आजकल। सुनो, अडानी के बहुत बिजनेसेस हैं, उसमें से एक बिजनेस है अडानी पोर्ट्स। ये सिर्फ उसी के बारे में बता रहे हैं आप। अडानी का कुकिंग ऑयल भी आता है, अडानी विल्मर, वो माइंस में भी है, वो पावर जनरेशन में भी है, अडानी पावर। बॉम्बे का पावर डिस्ट्रीब्यूशन उसके हाथ में है, प्राइवेट लेवल पे बिल विल जनरेट करना, लोगों से पैसे लेना, वो भी करता है वो सब नहीं है यहाँ पर। उस तो अडानी का बड़ा सा बिजनेस पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में बहुत सारी कंपनीज हैं, उनमें से एक कंपनी है अडानी पोर्ट्स। इंडिया में कोई भी प्राइवेट प्लेयर आज तक खुद की बंदरगाह पोर्ट नहीं बना पाया, इसने बनाया है। और आप पोर्ट जब बोलता हूं तो पानी के जहाज आते हैं वहां पे, कंटेनर के कंटेनर सामान अनलोड और लोड होता है। आपकी मेरी सोच जहां तक जाती है उससे आगे तक चीजें होती हैं, मतलब हम सोच नहीं पाते उतना। क्यों? क्योंकि अभी आप उतना एक्सपोजर पे नहीं हो जिंदगी में। मैं अगर आपको पोर्ट बोलूं अडानी, तो अडानी पोर्ट्स, मैं अडानी पोर्ट्स की वेबसाइट पे जाता हूं। 498 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी, 13 पोर्ट खुद के हैं, 15,000 हेक्टेयर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड है, 4 लाख स्क्वायर फीट के गोदाम है, 3 लॉजिस्टिक पार्क हैं। ये तो पहला इंट्रोडक्शन है। नीचे देखो इंडिया, इतने पोर्ट हैं उसके। पूरा पानी घेर लिया। पानी घेर क्या लिया? हमारा है वो, हमारे देश का है, ये बोलना गलत है पानी घेर लिया। शब्दों का चयन सही रखो। दे आर सर्विंग अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री। नहीं, इम्पैक्ट अलग आता ना बेटा। मैं बोलूं पूरा पानी घेर लिया, अरे कोई क्रिमिनल थोड़ी ना है वो। सर्व किया, हमारी मातृभूमि को सर्व कर रहे हैं हम, ऐसा फीलिंग तो रखो। पैसा खूब कमाओ मना नहीं किया है। एक आध पोर्ट किसी पे जाना चाहेंगे? जैसे टच करो तो दहेज पोर्ट गुजरात, हजीरा, तो भैया वो तटवर्ती इलाका है। तो क्या करूं, वहां पोर्ट बनेगा, मुंद्रा इधर मिलेगा तुमको कहीं ना कहीं, देखना। ये रहा मुंद्रा पोर्ट, चलो मुंद्रा चलें। जूम करना बनता है जरा सा। ये शिप्स की साइज देखो आप जरा। इट्स इंडिया लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट। अब मजेदार बात क्या है पता है आपको? पोर्ट बंदरगाह मतलब पास में, इसने पोर्ट के ठीक पास में भारत सरकार की मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की नीतियों के तहत, भक्त ध्यान दें, मनमोहन सिंह की नीतियों के तहत SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखो दिमाग क्या लगाया उसने, बोला एक SEZ बनाओ। SEZ का मतलब समझते हो? वो तो फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उसका लॉजिक क्या है? एक वाकायदा फिजिकल वॉल से कवर्ड एरिया होता है। एक आम आदमी जब बिजनेस करता है इंडिया में तो उसको इतने सारे टैक्सेस होते हैं, तो चिड़चिड़ जाता है। तो उन्होंने SEZ को बोला आपको SEZ में एक जमीन देंगे, आप फैक्ट्री डालो, कोई सरकारी ऑफिसर कुछ नहीं बोलेगा, कोई टैक्स नहीं देना है, शर्त सिर्फ एक है, यहां से जो भी बनेगा वो एक्सपोर्ट करोगे, इंडिया में नहीं।
और अगर इंडिया में आपको माल बेचना है ये वाला, तो वो सारे टैक्सेस लगेंगे आपके ऊपर जो एक नॉर्मल इंडियन मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगते हैं। मेरे को धंधे में करने में तकलीफ होती है, बहुत सारे सरकारी अफसर, रोज परमिशन, रोज रिटर्न, ठीक है, फुल फ्रीडम, ओनली वन कंडीशन, वॉट एवर यू डू export so that you get dollars for us, you generate employment in India, you make India better। और अगर बोलते हो नहीं 10,000 किलो बनाया 2,000 इंडिया में बेचूंगा, तो उसके ऊपर वो तमाम टैक्सेस लगेंगे जो जनरली लगना चाहिए। फेयर अनफेयर? वेरी फेयर। गौतम अडानी का दिमाग क्या चला, बोले SEZ लगाओ बंदरगाह के पास में, तो एक्सपोर्ट तो करेंगे लोग वहां से, लेकिन मैं मैन्युफैक्चर करके ट्रांसपोर्ट करने का पूरा कॉस्ट और टाइम बचा लेता हूं। आज अगर मैं इंडिया के बीच में कहीं पे पीतमपुर में एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो सामान बनने के बाद पोर्ट तक जाएगा, टाइम और कॉस्ट वो दोनों बच गई, तो मैं मार्केट में कॉस्टिंग कम में माल बेच सकता हूं दुनिया को। आई कैन कॉम्पीट इन माई एक्सपोर्ट मार्केट। आया? अब उसने क्या ऐसा कनेक्टेड दे दिया आपको, मुंद्रा पोर्ट बनाया खुद। पहली बात तो पोर्ट ये प्राइवेट लेवल पे क्रिएट करना मजाक लग रहा है आपको ये सब? जस्ट इमेजिन, ये एक एक शिप का साइज तो देख लो आप कैसा हो रहा हो। मैं आपको थोड़े एक आध दो और फोटो दिखाता हूँ। इतने पोर्ट्स हैं, लेकिन मैं आपको एक आध पोर्ट का चित्र दिखाना चाहता हूँ। ये क्रेन्स हैं इतनी बड़ी बड़ी, और वो नीचे जो एक एक कंटेनर दिख रहा है ना आपको, जरा सा लीगो ब्लॉक की जैसा, ये कितना बड़ा कंटेनर होता है पता है आपको? 20 फीट से 40 फीट बड़ा। मतलब ट्रेन कभी आप चलती हुई देखोगे ना वो मालगाड़ी, तो एक एक डब्बे के बराबर एक एक कंटेनर होता है। ये हजारों की संख्या में पड़े हैं यहाँ पे। तो साइज सोचो आप क्या बोल रहा हूं मैं। एक कंटेनर शिप्स या कंटेनर वेसल्स दिखाता हूं आपको, तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये एक एक 20-20 40-40 फीट का है। कितने लेके जा रहा होगा ये शिप? 100? अब वो 1.5 से 3 हजार है। और नीचे भी है वो। ये कंटेनर शिप की साइज में, मैं मेरे को मालूम है ना, आप सब अभी बहुत छोटे हो, आपको इमेजिन ही नहीं कर पाते। मैं एक छोटा सा इंडिकेशन देता हूँ। अभी अपन 4th फ्लोर पे बैठे, 3rd फ्लोर पे, ठीक है? ये बिल्डिंग की जितनी ऊंचाई है ना, इतनी गहराई पानी के अंदर होती है शिप की। इतनी गहराई पानी के अंदर होती है शिप की। और लेंथ, अभी यहां से बाहर जो मेन रोड जा रहा है ना, वहां तक की लेंथ होती है शिप की। तो कैसे अदरवाइज कैसे पॉसिबल है क्रूज पे जब आप घूमने जाते हो, कैसे पॉसिबल है स्विमिंग पूल होना, बास्केटबॉल कोर्ट होना, टेनिस कोर्ट होना, ये सब कैसे पॉसिबल है अदरवाइज? टाइटैनिक फिल्म देखे हो कभी? उससे बड़े शिप बनते हैं आजकल, और सेफ भी होते हैं। मैं टाइटैनिक शिप में दो चीजें सुंदर थी, एक शिप, दूसरी केट विंसलेट। शी विल लुक गॉर्जियस इन द मूवी यार। अब आप समझ रहे हो इसके अंदर पोर्ट कितने बड़े होते हैं? ये कोई प्राइवेट प्लेयर कर सकता है क्या? इसने करा है तो कमा रहा है। और पोर्ट के आसपास SEZ अलग बना दी। इमेजिन द अमाउंट ऑफ विजन एंड द फोर्स फ्यूचर साइटेडनेस ही हैड इन हिज माइंड। तो अब किसी उद्योगपति को जाकर बोलता है आप हमारे पोर्ट से सामान भेजो, बोले क्यों? SEZ भी पास में, फैक्ट्री लगाओ, यहाँ पे आ जाओ, फैक्ट्री लगाओ, सामान बनाओ, सामने लोड करो और भेज दो। बीच का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम,
सोच रहे हो, मैं अगर एक्सपोर्ट्स मार्केट में जाके जब कम्पीट करता हूँ, दूसरा आदमी गिनता है कि भैया मेरी दुकान से, मेरी फैक्ट्री से बना हुआ सामान 15 दिन में तो पोर्ट पहुंचेगा, उसकी कॉस्ट तो उसकी कॉस्टिंग में वो जुड़ेगा। और ये बंदा जो इधर से बैठ के बनाएगा वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन जीरो, टाइम टेकन, तो कॉम्पिटिटिवली में बेटर हो गया ना, टाइम और कॉस्ट दोनों। तो आई दिस इज व्हाट आई नीड इन एक्सपोर्ट मार्केट। ऑर्डर भी जल्दी फुलफिल करके दे रहा हूँ, सस्ता भी बना के दे रहा हूँ। डेफिनेटली, डेफिनेटली आपको जमीन दे रहा है, वो जमीन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, जो फैक्ट्री सेटअप कॉस्ट है वो तो लगना ही है आपको। पर आप अपना एक्सपांशन दूसरी जगह करने के बजाय यहाँ करना पसंद करोगे ना, ऐसा। अब इससे जरा से रिलेटेड कितनी सारी चीजें, अब देखो, ही इज द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर। एपीजेड इज इंडिया लार्जेस्ट एसीजेड एट मुंद्रा, मैंने इस पे अलग से कंपनी है, अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये अलग कंपनी है जो इसको सपोर्ट करती है। इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक शॉर्ट फॉर्म, एफटीए फ्री ट्रेड एरिया, और एफटीडब्ल्यूजेड फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन। अब ये बोलते हो ये क्या है फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन? कई बार क्या होता है, मैं रॉ मटेरियल जैसे चाइना से मंगाया मैंने, या किसी भी कंट्री से मंगाया, और मुझे उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके वापस एक्सपोर्ट करना है। तो वो गुड्स मेरे यहाँ पर परमानेंट है या थोड़े दिनों के लिए आए? तो वो थोड़े दिनों में उन गुड्स को वापस मैं इंडिया में लाऊंगा तो कस्टम ड्यूटी पे करूंगा, फिर उनको बाहर भेजूंगा तो एक्सपोर्ट करके रिफंड क्लेम करूंगा। जब आप विदेशों से सामान मंगाते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, फिर उनको फिनिश गुड्स बनाओ, सरकार को कन्विंस करो, पेपर वर्क करो, बताओ ये तो एक्सपोर्ट होने वाले हैं। सरकार बोलती जिस दिन एक्सपोर्ट कर देंगे वापस ले लेना ड्यूटी। तो सरकार ने बोला अगर ऐसा नहीं है, आपको पहले दिन से पता है कि ये एक्सपोर्ट ही होने वाला है, तो एक गोदाम में रखो स्पेशल, उस गोदाम का नाम है फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन। उस गोदाम में रखो, वहां से उठा के फैक्ट्री में डालो, फिनिश गुड्स कन्वर्ट करो, वापस फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन से एक्सपोर्ट कर दो, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो धंधा करना आसान बनाया है बेहतर बनाया है? आसान और बेहतर और क्विक, ताकि हम वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पीट कर सके। समझा क्या? 98 की कंपनी, मात्र 24 साल हुए। अहमदाबाद में हेड ऑफिस है, दिल्ली बॉम्बे में नहीं है आज भी हेड ऑफिस। गौतम भाई अडानी, ये उनका बेटा करण, दीपक महेश्वरी उनके सीएफओ, सीएफओ ना, हाँ। रैंकिंग अब तो बदल गई है, लेकिन आप इसी से चलोगे। हाँ, एक पॉइंट और, बच्चे बोलेंगे इंटरनेट पे तो कुछ और है, तेरे को इंटरनेट का लोड लेना ही नहीं है, क्योंकि इस हिसाब से तो रोज सुबह भी तेरे को अपडेट मिल जाएगा वहां पे। तो तुमको मॉड्यूल में जो लिखा है उससे चलना है। ये पहला। एशियन पेंट्स, ये एक अलग ही कंपनी है, पेंट कंपनी है। इसके बाद 200 साइंटिस्ट हैं, 200 साइंटिस्ट पेंट कंपनी के पास। पेंट को आप और मैं अंडर एस्टिमेट करते हैं, कहाँ नहीं है पेंट? घर की दीवारों पे, फर्नीचर पे पॉलिश, कार पे, टू व्हीलर पे, हमारी पेन पे, हमारे चश्मे पे, पेंट कहाँ नहीं है ऐसा सोचो। तो आपको रियलाइज होगा कि भाई चारों तरफ ही पेंट है। सो व्हाट हैपेंस, ये अलग अलग लेवल पर रिसर्च करते रहते। जब कोविड आया तो इन्होंने एक भी बंदे को नौकरी से नहीं निकाला, पूरा 1 साल की सैलरी का बोनस सारे एम्प्लॉयज को दिया। बोले रिलैक्स रहो, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये इतनी बड़ी कंपनी आज की तारीख में कि दूसरे जितने भी पेंट प्लेयर्स हैं उन सबसे डबल द साइज है। ये एशिया में 4th लार्जेस्ट है, इंडिया में तो लार्जेस्ट है ही, एशिया में 4th लार्जेस्ट है। और तो और इन्होंने एक समझदारी और दिखाई, बोले पेंट हम बनाते हैं तो घर बनता है ना, तो हमारी याद सबसे आखिरी में आती सबको। अब आप थोड़ा बिजनेस समझना अगले 2 मिनट।
हमारी याद सबसे आखिरी में आती है। तो बोले हम क्यों ना उससे पहले घुसे बिजनेस में। तो इनने मॉड्यूलर किचन का एक चलता बिजनेस खरीद लिया और उसे वो एशियन पेंट्स स्लीक किचन्स के नाम से चलाते हैं। वो स्लीक, SLEE के। अब वो मॉड्यूलर किचन आज की तारीख में जब घर बनते हैं तो किचन बड़ा शानदार बनाया जाता है, ड्रॉर्स व्रॉर्स, चैनल वैनल, ये वो रखने का पूरा सामान, तो ये उधर एंटर हुए। फिर इनके पास और कमाई थी तो इन्होंने एक सैनिटरी और बाथ फिटिंग कंपनी है, ESSESS, उसको भी अक्वायर कर लिया। तो बाथरूम में भी एशियन पेंट्स अब है, किचन में भी है, और घर की पुताई में भी है। अब वो आपको इंटीरियर डेकोरेटर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी वेबसाइट जो है, वेबसाइट भी 4 कैटेगरी में है। मतलब वेबसाइट पे जाओगे ना, सबसे पहले बोलता है कौन हो, कस्टमर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, बिल्डर हो, डिजाइनर हो। वैसा क्लिक करो, वैसी बात करेंगे। मतलब इतना लेवल का काम है। तुम जैसे बच्चों के रूम्स डेकोरेट करने हो तो तुम सबको और मेरे को स्टिकर लगाने का बहुत शौक होता है, मार्वल, डिज्नी, छोटा भीम। तुम तो क्या बड़े हो गए ना अब। जब चुन्नू मुन्नू सुन्नू टुन्नू थे, और मेरे घर में तो आज भी आयरन मैन के स्टिकर लगे हुए हैं। बच्चे हैं मेरे, एंड आई एंजॉय विद देम। अभी हमारी सुबह ही ऐसे हो रही है। तो मेरी मम्मी, उनकी दादी पूछती ये क्या नया निकाला तुमने। इमोशन है, रिलैक्स। रोज सुबह सुबह वो हरिओम, प्रणाम, जय माता दी कुछ नहीं, अभी यूं पापा, तो पापा भी नींद में। ऐसे ही हो रहा है अभी। ठीक है, अच्छा है। अब वो आयरन मैन के स्टिकर्स लगाने अगर आपको, तो वो ये भी बेचते हैं। सैनिटाइजर बनाते हैं, हैंड वॉश बनाते हैं, सब करते हैं। फिर इनने रियलाइज करा पेंट से ज्यादा वॉलपेपर चल रहा है आजकल, तो वॉलपेपर भी बनाते हैं। और वॉलपेपर में इन्होंने टाई अप करा साब्यासाची मुखर्जी के साथ, वो बड़ा डिजाइनर, उसके और दीपिका पाडुकोन के कलेक्शन है। और जब दीपिका वर्ड आता है तो मैं थोड़ा सा पिघल जाता हूँ। सो एशियन पेंट्स वो है भाई। मैं आपको एक बिजनेस एंगल छोटा सा, देखो इसमें ब्यूटी क्या है हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशन के, और हम सीए लोगों को क्या समझ में आता है, आप 17 की उम्र में समझ जाओगे अगले 1 मिनट में। मैं 2 मशीन लगाता हूँ। एक मशीन गुजरात के वहाँ पोर्ट पे लगाई, और एक मशीन मैंने पीतमपुर में लगाई। गुजरात का पोर्ट है, वो समुद्री इलाका है, वहाँ की हवा में नमक होता है, नमी होती है, वहाँ मशीन पे जंग ज़्यादा लगेगा, और वहाँ मशीन जल्दी खराब होगी एज कम्पेयर टू पीतमपुर। पीतमपुर इंदौर का इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ ड्राई क्लाइमेट है, वहाँ वेट और मॉइस्ट क्लाइमेट है। Imagine as a chartered accountant, you have to understand that the useful life of machine at Gujarat is lesser and useful life of machine at Pitampur is higher. So you then create a paint from Asian Paints. Asian Paints comes and does a coating on that particular machine which increases the useful life. Corrosion free, epoxy paint. यहाँ लगते हैं साइंटिस्ट। मतलब आप सब बच्चों की शक्लें और देख रहे हो ना, अपन इमेजिन ही नहीं कर पाते इतनी चीजें अभी तो। आप सोचो उसमें एक अकाउंटिंग इशू कितना प्यारा है। सेम कंपनी, सिमिलर मशीन, बट यूजफुल लाइफ इज डिफरेंट, सो द डेप्रिसिएशन में बिकम डिफरेंट। और मैं बात 2-20 रुपए की नहीं कर रहा हूं, मशीनें करोड़ों की होती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ, इफ यू लुक एट इट दैट वे। अदरवाइज क्या मगज मारी है यार, द वे यू लुक एट इट। एशियन पेंट्स क्लियर, 1942 की कंपनी है, बॉम्बे हेड ऑफिस। इसके अश्विन चौकसी जी जो थे, अश्विन चौकसी फैमिली के, वो बड़े, सबसे बड़े जो थे, अभी कोविड के दौर में चले गए, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड बट बिकॉज ऑफ एज, बट वेरी गुड कंपनी एशियन पेंट्स। इसके बाद आता है एक्सिस बैंक। इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी दीपिका पाडुकोन है। अब सर को सब याद रहेगा इसका, है। फोटो नहीं डाला उसका, ऐसा ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, तो होना भी नहीं चाहिए। इंटेलिजेंस शुड प्रिवेल इन एग्जाम, नॉट द इमोशन। सीए फाइनल की एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, कटरीना कैफ वांट्स टू फाइल हर इनकम टैक्स रिटर्न, छोरे आगे ही नहीं बढ़ पाए।
मतलब इमेजिनेशन में कि वो सामने बैठी है और आप उसका इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो। पहाड़ में क्या रिटर्न टैक्स मैं भर दूंगा, तुम तो बस बैठी रहो। अच्छा लग रहा है। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं इमेजिन करता था कि फिल्म स्टार्स के भी तो इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते होंगे, ये भी इनकम टैक्स अपने सीए के ऑफिस में जाते होंगे, वहां आर्टिकल के कितने मजे होते होंगे। भाई कटरीना आई थी, वापस भेजा उसको डिटेल के लिए मैंने। मैं इस लेवल तक गया था स्टूडेंट टाइम में, ढूंढा मैंने बॉम्बे में सबसे बड़े फिल्म स्टार्स के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, जो फिल्म स्टार्स की पूरी हैंडलिंग करते हैं। अजय सेखरी। ये नोट कर ले, देख धास के नोट कर ले। अभी है कि नहीं पता नहीं, बट है अजय सेखरी, वो चार्टर्ड अकाउंट। और जब आप पिक्चर खत्म होती है तो क्रेडिट्स आते हैं ना, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी नाम मेंशन होता है। होते होते ये सर बिल्कुल ही पागल हैं, पिक्चर खत्म होने के बाद खड़े होकर क्रेडिट्स भी पढ़ते हैं ये। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? मार्वल तो मजबूरी में पढ़ने पड़ते हैं। बिठा के रखते कुछ और आएगा अभी। चलो, एक्सिस बैंक ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक की जो खास बात होती है कि उसका ओनरशिप गवर्नमेंट के पास नहीं होता। एक्सिस बैंक पहले कहलाती थी यूटीआई बैंक। अब ये यूटीआई क्या है? ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है, बायोलॉजिकल टर्म्स। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है, पॉइंट वहां आता है। तो सुनो सुनो, आपको मैंने बताया था इरडा गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी, लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस बताया ना मैंने। तो इरडा के अंडर में गवर्नमेंट, प्राइवेट, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है चार। नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया, ये चार हैं। इन गवर्नमेंट कंपनियों के पास पैसा था, सरप्लस। तो इन लोगों ने एक कंपनी बनाई कॉल यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें वो लोगों से, क्योंकि इनको इन्वेस्ट करना रहता था, तो इन्वेस्ट करते थे तो अकल आ गई, तो उस अकल का यूज करके उन्होंने बोला ये काम हम अलग से भी कर सकते हैं। तो जनता से पैसे लिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इन्वेस्ट करे, म्यूचुअल फंड टाइप, वहां से कमाया। तो अब इतना पैसा बना कि इन्होंने जोड़ के सबने एक बैंक डाला, स्पेसिफाइड, और उसकी एक सेपरेट एंटिटी बनाई, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सूटी। क्या बोला? सूटी, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। मैंने सूटी लिखा है, शायद उसका फुल फॉर्म नहीं लिखा आपके लिए, यहां पे नोट कर लो ना। अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है या ना? हाँ भाई, हेलो। स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ओके। तो ये बनी एक्सिस बैंक। अच्छा, ये यूटीआई बैंक थी पहले, फिर इसका नाम बदला, यूटीआई बैंक बिकेम एक्सिस बैंक। क्रिएट करने वाले सूटी, सूटी, तो नाम रखा था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, थोड़े दिनों बाद उसका नाम बदल के किया एक्सिस बैंक। और अभी एक्सिस बैंक के नाम से इज थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया। 1993 में स्टैब्लिश्ड है। अब कनेक्ट करो, क्रोनोलॉजी समझो, 91 में क्या था? एलपीजी। उसके बाद ये सब दिखना चालू हुआ आपको। ये कॉमन सेंस लगाओ।
कि 91 में हमारी इकोनॉमी के द्वार खुले थे तो फिर प्राइवेट बैंक्स वगैरह सब चालू हुई थी 93 में आके मुंबई में। इनके अभी राकेश मखीजा हैं, अमिताभ चौधरी, पुनीत शर्मा चेयरमैन है एक्सिस बैंक। ओके सर, बजाज आपके पापा की जवानी बजाज स्कूटर पे बीती। मैंने मेरा सीए बजाज स्कूटर पे कंप्लीट करा है। बजाज स्कूटर आते थे उस समय, अभी स्कूटर आते ही नहीं है। इनके फाउंडर थे राहुल बजाज जी, वो अभी 2020-21 में चले गए, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड बट हेल्थ एज हो गई थी। इतने प्यारे व्यक्ति थे वो, बड़े से बड़ा कॉरपोरेट फंक्शन हो छूट बोलते थे और पजामा कुर्ता ही पहन के आते थे, कहीं भी उन्होंने सूट कोट नहीं पहना आज तक। ऐसे भी लोग हैं इस देश में, मैं पजामा कुर्ते में ही आऊंगा कुछ भी हो जाए। आप बजाज को, आपके पेरेंट्स और मैं बहुत अच्छे से जानते, बिकॉज उन्होंने स्कूटर्स बनाए जो एक समय पर बाकायदा बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज, या एडवर्टाइजमेंट चलता था। इनके बेटे राजीव बजाज ने जब जिम्मेदारी ली तो उसकी फोरसाइट थी कि स्कूटर्स इररिलेवेंट हो जाएंगे, और उसने अपना पूरा फोकस बाइक पे शिफ्ट किया, और बजाज आज प्राइमरीली बाइक्स बनाता है। बजाज की बहुत बाइक्स बिकती हैं, और बजाज इतना बड़ा है बाइक्स और ऑटो रिक्शा में, वर्ल्ड का लार्जेस्ट 2 और 3 व्हीलर एक्सपोर्टर है वो। पूरी दुनिया के बाइक मार्केट का 15% अकेले बजाज के पास है। बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया मैंने, पूरी दुनिया, इंडिया नहीं। यस, पता है क्या करा आप और मैं? इंडिया में बैठ के हायाबूसा निंजा देख के खुश होते रहते हैं और हार्ले डेविडसन देखते हैं। इसने क्या करा, अपने से छोटे देशों में एक्सपोर्ट करा। अफ्रीका, सोमालिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रसिया। $1,000 के बिलो वाली बाइक, इसकी डिस्कवर प्लेटिना जो होती ना, जो माइलेज बहुत देती है, 70-80 का माइलेज, वो चलती है छोटे देशों में खूब, एंट्री लेवल बाइक्स। इनने किया है ये काम। ये आपको शायद इंडिया में उतने पॉपुलर ना दिखे, इंडिया में भी बजाज की बाइक्स पॉपुलर हैं, पल्सर, और अभी उनने बुलेट की टक्कर में डोमिनार निकाली थी। वो बुलेट के टक्कर में चलती है, लेह लद्दाख जाओ तो वही गाड़ी लेते हैं आजकल लोग बाग। 400 सीसी की बाइक है। तो 45 में पूना में इन्होंने स्टार्ट किया था, ये आज़ादी के पहले शुरू कर लिए थे। इनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत रहा था। मैंने बताया ना, MRTP 20% से ज्यादा हो जाए तो कंट्रोल कर लोगे, उस दौर में ये चलते थे। तो आलम यह था कि बजाज की वेटिंग लिस्ट होती थी 5-5 साल, 10वीं में बुक कराओ, ग्रेजुएशन पे पाओ, इतने साल की वेटिंग। अब क्या ही करें, वहां से निकलते निकलते आज वो बेस्ट पे हैं अभी। और अब उन्होंने इलेक्ट्रिक निकाला है, चेतक जो उनका स्कूटर है वो इलेक्ट्रिक वर्जन निकाला है, पर इंडिया लेवल पे अवेलेबल नहीं है। KTN भी इन्हीं का है, KTM बाइक्स जो है ना, वो भी इन्हीं का पार्ट है एडवेंचर लवर्स के लिए। हाँ, क्या छपरी बाइक्स? वो मुझे मालूम है, वो ऐसे गोल्डन बाल करके, छोटी पैंट पहन के, अजीबो गरीब दिखने वाले लोग चलाते हैं वो, मैंने सब सुना है। और वो उनकी बजाज की एक एवेंजर आती थी तो लोग बोलते थे सस्ती हार्ले डेविडसन है ये। किसके पास है? ओ, आई एम सो सॉरी। इट वॉज नॉट इंटेंशनल। ओके, और उसको अब कोई परेशान नहीं करेगा ये बोल बोल के, और अगर नहीं करा तो तुम सच्चे दोस्त नहीं हो। जी जी, ओरिजिनल ग्रुप के फाउंडर थे वो जमनालाल बजाज जी। अभी जो प्रेजेंट चेयरमैन थे वो राहुल बजाज जी थे। ओरिजिनल तो जमनालाल बजाज जी राजस्थान के, फिर अब राहुल बजाज जी थे, अब वो चले गए तो अब राजीव बजाज है उनके बेटे, मतलब वो दादू पप्पा बेटा ऐसा। और बजाज के और भी बिजनेसेस है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बजाज फिनसर, वो अलग पूरी फैमिली है, वो अलग अलग है सब। हाँ, बजाज फिनसर जो है, बजाज फाइनेंस, वो अलग है ऐसा।
मैं बोल रहा हूँ ना, जितने नाम आप पढ़ोगे ना, इन सबके और भी बिजनेसेस है जो आपको यहाँ दिखेंगे नहीं। क्या टाइम हो गया क्या? थैंक यू बोल लिया मतलब समझ गया मैं। ठीक है, तो हमने एक मिनट बस एक मिनट लूंगा। हाँ हाँ, काउंट टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3 मिनट है मेरे पूरे अभी। सुनो, आपको आज घर पे मैंने 3-4 कंपनी तो पढ़ा दी आपको। मेरे को कल जब आप मिलोगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, फ्लिपकार्ट तक, इन 5 से 10 तक में फायदा क्या है पता है? देखो, आप एक टेलीकॉम पढ़ोगे, एक महारत्न पेट्रोलियम पढ़ोगे, एक फार्मा पढ़ोगे, एक माइनिंग पढ़ोगे, फिर एक फार्मा पढ़ोगे और एक ई कॉमर्स पढ़ोगे। पूरी वैरायटी कवर हो जाएगी। मैं आपको कल बैंक के, एक बैंक मैंने एक्सेस पढ़ाई है आपको, मैं कल मॉड्यूल खिला के आपको, मेरे को याद दिलाना सर बैंक्स का स्ट्रक्चर बता दो, क्या बोलोगे? मैं आपको 3 मिनट के अंदर 5 बैंक कवर करा दूंगा। मैं कराऊंगा 3 मिनट के अंदर 5 बैंक कवर करा दूंगा। ठीक है, जस्ट रिमाइंड मी दिस कि सर बैंक का स्ट्रक्चर समझा देना। ओके, थैंक यू, सी यू।